नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बड़े अच्छे से होंगे। दोस्तों, ईपीएस पेंशनर्स के अंदर इस बात की बहुत चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट के दो डिसीजन आए हैं, एक 2016 में 4/10/2016 को और एक आया है 4 नवंबर 2022 को। इन दोनों में 6 साल का अंतर है, लेकिन 2014 से पहले वाले लोगों को जब आरसी गुप्ता केस में सारे बेनिफिट्स दिए गए थे, तो ऐसे क्या कारण थे कि 2022 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया, या वही बेनिफिट, हायर पेंशन का बेनिफिट 1 सितंबर 2014 से पहले वाले लोगों को इसका बेनिफिट, हायर पेंशन का बेनिफिट देने से मना कर दिया। इससे यह समझ में आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी बायस्ड है, या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया कि पहले वालों को छोड़ दिया और बाद वालों को 2014 से बाद वालों के लिए हायर पेंशन का बेनिफिट दिया है। इसके अब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे तो उंगली नहीं उठा सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ रीजन ऐसे रहे होंगे निश्चित रूप से जो हमारी जानकारी में नहीं है कि 2014 को से पहले वालों को उन्होंने क्यों छोड़ा। हो सकता है कोर्ट के डिस्कशन में आया हो, और कोर्ट के डिस्कशन में कितनी बार ऐसा होता है, कोर्ट के डिस्कशन में आते हुए कोर्ट को यह बात, यानी जजेस को यह बात, ऑनरेबल जजेस जो हैं उनको यह बात समझ में आ जाती है कि हाँ इनको नहीं मिल सकता, लेकिन उन्होंने अपने रीजन मेंशन नहीं किया है। तो हम इस चीज को अभी मुझे लगता है कि हम एक ये रीजन जानने का प्रयास करेंगे, एक कंपेयर करने का प्रयास करेंगे कि 2014 से पहले वालों के लिए क्या रीजन हो सकता है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। तो आरसी गुप्ता केस जो था उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आरसी गुप्ता केस जो कि 2016 में डिसीजन हुआ था, ये मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है, और इस ऑर्डर की कॉपी में उन्होंने जो किया था वो शिमला हाई कोर्ट के जो सिंगल जज थे मिस्टर सुरेंद्र सिंह, उनका जो डिसीजन था कि एप्लीएंट यानी एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, उनको 12% एक्चुअल बेसिक पे यदि उनका कट रहा है तो उनका फंड ट्रांसफर किया जाना चाहिए ईपीएफ से ईपीएस में, और उनको हायर पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। यह बेनिफिट देने के लिए सिंगल जज की बेंच में शिमला कोर्ट का डिसीजन था, और उसी डिसीजन को हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी डिसीजन को बहाल कर दिया था। यानी डिसीजन क्या था कि आपको कुल मिला के हम एक लाइन में समझना चाहें तो डिसीजन यह था कि आपको 95 से ही एक्चुअल सैलरी पर 8.33% देने के बाद हायर पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। यह आरसी गुप्ता केस का डिसीजन था, और इसको लागू हुआ, और लागू होने के बाद जो एक आरटीआई इंफॉर्मेशन है, उस आरटीआई इंफॉर्मेशन के हिसाब से लगभग 24,672 लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन चालू कर दी गई थी, और उनमें से कुछ लोगों की फिर बाद में ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद, 2022 वाला डिसीजन आने के बाद बंद कर दी गई। तो उसी को लेके अब कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की गई है, जिसकी अगली सुनवाई, अभी हम उस पर बात करेंगे, अगली 27 तारीख को है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की, जिस जजमेंट में ये सुनील कुमार, इसको हम कह सकते हैं ईपीएफओ वर्सेस सुनील कुमार, यानी सुनील कुमार का जो जजमेंट था और उधर आरसी गुप्ता का जो जजमेंट था, ये दो जजमेंट हैं। हम ईपीएफओ का नाम नहीं लेंगे, हम अपने एम्प्लॉय का नाम लेंगे, सुनील कुमार केस और आरसी गुप्ता केस। तो सुनील कुमार केस में
यदि हम लास्ट में जाएं, इन्होंने पूरी स्टडी की है, पूरा कंपेयर किया है, एक एक चीज की स्टडी की गई है, उसका मेंशन है, उसका पूरे के पूरे मैं कई बार हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। और मैं समझता हूं जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं, पेंशनर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन को भी कई बार पढ़ चुके हैं, और पढ़ने के बाद जिस निष्कर्ष पे उन्होंने पहुंचना था वो पहुंच भी चुके हैं। लेकिन इसमें सारी कंपैरेटिव स्टडी इन्होंने 2014 से पहले वाले को और 2014 से बाद वाले की है। एक्चुअली ये डिसीजन किस पे आधारित था कि केरला हाई कोर्ट ने 2018 में सुप्रीम ईपीएफओ ने जो अमेंडमेंट किए थे उस अमेंडमेंट को खत्म कर दिया था, उस अमेंडमेंट को सेट असाइड कर दिया था, उस पे ही सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसमें यदि हम केवल डिसीजन को देखें, 44 इसका जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट सेक्शन है 44, जिसमें ऑर्डर दिया गया है, इसको हम देखें तो इसमें क्या क्या बातें थी ये बहुत क्लियर है और हम कई बार इसको देख चुके हैं। लेकिन हमें मेन बात देखना है, जिस वजह से जो मेरी अपनी समझ है मैं उस समझ के आधार पर बात कर रहा हूं। मुझसे हो सकता है आप में से बहुत लोग 95 से लेके और 2000 आज तक 2023 तक के जितने भी पेंशनर्स हैं वो सब हो सकता है मेरी बात से सहमत हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रीजन इसमें नहीं दिया है। पूरा डिसीजन मैंने भी पढ़ के कई बार देख लिया। तो जो डिसीजन था वो ये था कि प्रोविजंस कंटेंट इन द नोटिफिकेशन GSR 609 डेटेड 22 अगस्त 2014 आर इलीगल एंड वैलिड, क्योंकि ये 609E ये जो GSR नंबर ऑर्डर था, नोटिफिकेशन था ESI का, इसमें वो 2014 से बाद के वो अमेंडमेंट किए गए थे कि एक तो बेसिक बढ़ा दी गई, स्टैंडर्ड वेज बढ़ा दिया गया था 6500 से 15000, दूसरा इसमें वो 60 महीने का एवरेज दिया जाएगा, और तीसरा 6 महीने के अंदर आपको ऑप्शन देना होगा। इस टाइप के 4-5 अमेंडमेंट किए गए थे। उसको जो हाई कोर्ट ने इलीगल करार दिया था, जो सेट असाइड कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करा दिया, आर लीगल एंड वैलिड। फर्स्ट पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे क्या था? द अमेंडमेंट टू द पेंशन स्कीम ब्रॉट अबाउट द नोटिफिकेशन GSR 609E 22 अगस्त 2013 shall apply to the employees of exempted establishment in the same manner as the employees of regular establishments। यानी वो ऑर्डर नॉन एग्जेम्प्टेड और एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंस करता था, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया कि आपको दोनों को एक जैसा लेना पड़ेगा, वेदर द एस्टेब्लिशमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड और नॉट। तीसरा पॉइंट क्या था? द एम्प्लॉइज हु हैड एक्सरसाइज्ड ऑप्शन अंडर द प्रोविजो ऑफ 11(3) of the 1995 scheme and continued to be service as on 1 September 2014 will be guided by the amended provision of paragraph 11(4) of the pension scheme। यानी जिन लोगों ने ऑप्शन भर दिया है 2014 से पहले, उन्होंने ऑप्शन भर दिया था, और यानी उनकी पेंशन उस पर से उनको हायर पेंशन मिलेगी। 12 इसमें जो 11(4) है इसमें 12 महीने का एवरेज लिया जाएगा और उनको पेंशन मिलेगी यदि उन्होंने ऑप्शन भरा है। एक्सर अपॉन हु हैड एक्सरसाइज ऑप्शन। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। ये लिखता है द मेंबर्स ऑफ द स्कीम हु डिड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन एज कंटेम्पलेटेड इन द प्रोविजन टू द पैराग्राफ 11(3) ऑफ द पेंशन स्कीम before 2014 amendment would be entitled to exercise option under paragraph 4 of the post amendment scheme। यानी यदि किसी ने ऑप्शन पहले नहीं भरा था वो पोस्ट अमेंडमेंट स्कीम में भी भर सकते हैं। अब इन्होंने लास्ट में क्या लिखा है? वी आर गिविंग दिस डायरेक्शन इन एक्सरसाइज ऑफ द जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मेन पॉइंट, जिस पॉइंट की आज हम चर्चा करने वाले हैं, और कंटेम्प्ट पिटीशन है। कंटेम्प्ट पिटीशन क्या है, कब है, उससे क्या उम्मीद है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। एम्प्लॉइज हु हैड रिटायर्ड बिफोर 1 सितंबर 2014 विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑप्शन अंडर पैराग्राफ 11(3) ऑफ द प्री अमेंडमेंट स्कीम हैव ऑलरेडी एग्जिटेड फ्रॉम द मेंबरशिप देयरऑफ, दे वुड not be entitled to the benefit of this judgment। यानी जो लोग एक
1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए हैं और उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था, ऑप्शन नहीं भरा था, उनको इस जजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक बात तो यह आती है, यह केवल एक, मैंने कहा था हम इस पे यह डिस्कशन करेंगे कि मेरे हिसाब से आप इससे सहमत हों कि इस पे क्या पॉइंट हो सकता है, किस वजह से जज साहब ने यह कहा है, किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। 1 सितंबर से पहले, एक तो हमारा डाउट यह होता है कि 1 सितंबर के पहले जो लोग एग्जिट कर गए, आपने ये लिखा है कि क्योंकि वो सिंस ऑलरेडी एग्जिटेड, तो एग्जिटेड तो वो लोग भी थे। आपका सितंबर 2022 में डिसीजन आया, नवंबर 2022 में डिसीजन आया, 22 तक के लोग सारे एग्जिट कर चुके थे, वो भी तो एग्जिट कर चुके हैं। इसका मतलब तो आप अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो डेट थी 4 नवंबर, उसके बाद वालों को हायर बेनिफिट मिलना चाहिए था केवल। तो ये हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या सोच के ये किया है, ये समझ से परे है। दूसरा, फिर भारत का संविधान ये कहता है, आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक राइट टू इक्वलिटी दिया गया है और राइट टू फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 ये कहता है कि आर्टिकल मतलब राइट टू इक्विटी की बात की गई है। तो इक्विटी की बात जब आप एक कट ऑफ डेट लगा दे रहे हैं कि पहले वाले जो एग्जिट कर चुके उनको मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, लेकिन बाद वाले जो एग्जिट कर चुके उनको मिलेगा, तो फिर वो राइट टू इक्वलिटी कहां हुआ? आपको दोनों को राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत दोनों को सेम बेनिफिट देना चाहिए था, वेदर दे आर एग्जिटेड और नॉट। इससे क्या फर्क पड़ना था? ऐसा देना चाहिए था। एक जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये सोचा होगा कि जब 2006 से 2004 से लोगों ने एप्लीकेशन देनी शुरू कर दी थी देश के अंदर कि हमें एक्चुअल पे मिलना चाहिए, और लोग फिर भी सोते रहे, यानी लोगों में ये अवेयरनेस नहीं थी कि वो एक्चुअल पे डिमांड करें और ऑप्शन भरें, लेकिन लोगों ने, बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन भरे। अच्छा, 2012 में डिसीजन भी आ गया था कोर्ट का, शिमला हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया था, शिमला हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया था, केरला हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया था, और भी किसी कोर्ट का डिसीजन आ गए थे, लेकिन मेरी जानकारी में 2 ही हैं कि केरला हाई कोर्ट का डिसीजन तो मेन है, उसमें मिस्टर एम बाबू थे फैक्ट के, जिनके पक्ष में डिसीजन आया था 2012 में, और यहां आरसी गुप्ता के केस में पक्ष में डिसीजन आया था। तो पूरे देश में यह चर्चा थी कि एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन भरना है यदि हायर पेंशन लेना है, लेकिन मुझे जो लगता है हमारे एम्प्लॉयज, हमारे लोग जो 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि पेंशन भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। यानी जो मैंने पिछले डिसीजन में एक मैक्सिम की बात की थी कि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं तो कोर्ट भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यानी इसमें यही बात कही जा सकती है कि बार बार 2003 से 2004 से यह केस उठना शुरू हो गया था ईपीएफओ के खिलाफ, उसके बावजूद भी, और 2012 में डिसीजन भी आ चुके थे, उसके बावजूद भी यदि आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है तो आपको बेनिफिट क्यों दिया जाए? क्योंकि आप जागरूक नहीं है, क्योंकि आपके अधिकारों के प्रति आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने कोर्ट को अप्रोच नहीं की, क्योंकि आपने एप्लीकेशन राइटिंग में नहीं दी, यानी आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया हायर पेंशन का। यह एक रीजन हो सकता है कोर्ट की नजर में, और यह हो सकता है, यह मैं अनुमान लगा रहा हूं, हो सकता है यह कोर्ट के डिसीजन में भी आया हो और ईपीएफओ के एडवोकेट्स ने यह पॉइंट उठाया हो कि चूंकि ये अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं थे तो हम इनको नहीं दे सकते। तो यह भी एक रीजन हो सकता है। ये हमने इसको यह समझने का प्रयास किया कि 2014 से पहले वालों के लिए क्या डिसीजन हो सकता है। अब एक उम्मीद बची है, और वो उम्मीद यह है कि अभी जो आरसी गुप्ता केस में कंटेम्प्ट पिटीशन लगी हुई है, उस कंटेम्प्ट पिटीशन की 20 तारीख को 20/9 वो मेंशनिंग में आई थी, और इस मेंशन होने के बाद में इसमें 3 जज की बेंच थी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई, जस्टिस श्री नरसिम्हा, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। तो 3 जजों की बेंच का कोरम था, और इन्होंने इसको हियरिंग की है, और हियरिंग करने के बाद में एडवोकेट भी जो थे, यानी आरसी गुप्ता केस के जो पिटिशनर हैं, उनके जो पिटिशनर हैं मिस्टर आनंद वर्मा, वो थे, और ईपीएफओ की ओर से मिस्टर सिद्धार्थ AOR हैं, ये थे। यानी
इनको सुनने के बाद कोर्ट ने अपॉन बीइंग मेंशन्ड द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर लिस्ट 27/9/2023। यानी अब ये केस 27/9, पहले तो मेंशनिंग में ही नहीं आ रहा था, जब केस मेंशनिंग में आ जाता है यानी फर्स्ट टाइम हियरिंग हो जाती है, उसके बाद जज ये डिसाइड करते हैं कि इस केस को लिस्ट करना है या नहीं करना। तो जजेस की बेंच ने ये डिसाइड किया है कि इसको लिस्ट करना है, तो ये ऑर्डर पास किया है कि 27 तारीख को इसमें अब हियरिंग होगी। और यदि ये 2014 से पहले वाले लोगों के लिए यानी आरसी गुप्ता केस में कंटेम्प्ट पिटीशन जो ये दायर की गई है, यदि ये आरसी गुप्ता के पक्ष में जाता है डिसीजन, तो एक उम्मीद बनेगी कि 2014 से पहले वालों को भी पेंशन मिल सकती है। अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जब तक डिसीजन ना आ जाए तब तक बहुत मुश्किल है। तो हम 27 तारीख को मिलेंगे और 27 तारीख को यह बात करेंगे कि कंटेम्प्ट पिटीशन जो लिस्ट हुई है उस पर हियरिंग के बाद क्या कोर्ट का डिसीजन आया है। तो मैं समझता हूं यही रीजंस हैं 2014 से पहले वालों के लिए जो पेंशन का सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। लेकिन एक उम्मीद है कि यदि ये कंटेम्प्ट पिटीशन आरसी गुप्ता के पक्ष में आती है तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि 2014 से पहले वालों के लिए भी 2005 से 2005 से पहले वालों को तो वैसे ही पेंशन नहीं है, 2005 से 2014 के बीच वालों को भी हायर पेंशन का लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस ऐसी जानकारी को मैक्सिमम लोगों में शेयर करेंगे, जिससे सभी लोगों को यह जानकारी पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस डेट में क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।